गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिल द फॉर्म। आप सभी का फिल द फॉर्म पे बहुत स्वागत है। मैं रितु सिंह, आपकी सीटीपी टीचर। तो जो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। और जो लोग ज्वाइन होते जाए वो अटेंडेंस भी अपनी डालते जाए ना। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शाहीन, गुड आफ्टरनून। रोहित, चलिए सभी को आपको गुड आफ्टरनून है। ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो जो लोग नए हैं चैनल पे उसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करिए। और जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी नोट्स से और जो भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं उसको। तो आप सभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल से हमारे सीडीपी जो क्लासेस है उसकी फिल फॉर्म पे आपकी टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी लोग उस पर भी ज्वाइन होते जाइए। तो जो हमारी सीटेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के लिए। और फिल फॉर्म जो जिन लोगों ने अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग जल्दी से जल्दी उसको कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सी टेट और एच टेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो क्लासेस हैं ये आपको 9 AM से वर्षा मैम दे रही हैं सोशल स्टडी की क्लास, चंद्रशेखर सर मैथ ले रहे हैं, और सुखवंती मैम ले रही हैं आपकी इंग्लिश की क्लास। और सीडीपी यानी रितु मैं आपकी सीडीपी की क्लासेस लेती हूँ, और 6 PM पे सोनाली मैम क्लास ले रही हैं। और जिन बच्चों को हिंदी के, कल बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि हिंदी की क्लासेस कब चलती हैं, तो ये रात में 10 बजे चलती हैं, जो आरती मैम ले रही हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड आफ्टरनून है। चलिए, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और आप लोग की तैयारी को अच्छी करने के लिए ही मैं रोज आप लोग के सामने क्लासेस नए नए टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इससे जुड़िए, और सारे टॉपिक्स भी आपके होते जाएंगे, और मैं एमसीक्यू भी कराते जा रही हूँ ताकि आप लोग का टॉपिक भी क्लियर हो और क्वेश्चन भी जो जिस तरह के आते हैं वो भी आपसे तैयार होते चले। ठीक है। हिंदी की क्लास नहीं हो रही है तो हो सकता है कोई मैम अभी लीव पे होंगी, इसलिए छुट्टी चल रही है उनकी। लेकिन हिंदी क्लास चलेगी, मे बी आज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास आरती मैम ले रही हैं, इस समय वो छुट्टी पर हैं इसलिए आपकी क्लास नहीं चल रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये तैयारी हमारी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हो रही है, और जो सीडीपी है आपके दोनों पेपर में आती है और ये कॉमन है आपकी, तो ये दोनों पेपर के लिए मैं आप लोग को सीडीपी करा रही हूँ। नेक्स्ट आगे जो बढ़ते हैं, आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशन यानी कि संज्ञान और संवेग। तो आज हम इसको अच्छे से पूरे क्लास को पढ़ेंगे, और हम सब एक इमोशन से पूरे परिवार, घर, हर जगह हम अपने समाज में इमोशन और कॉग्निशन बहुत वर्ड यूज करते हैं, और इससे हम सब कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं, हम सब लोग जुड़े हैं। अगर संवेग नहीं होता तो एक व्यक्ति क्या होता। हमारे इमोशंस ही हैं जो हमें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, हम किसी के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो विदाउट इमोशन वी कांट लिव आवर लाइफ ना। गुड आफ्टरनून सभी को। प्रमिला, ज्योति, ललित सबको गुड आफ्टरनून है। ठीक है। प्रतीक्षा, अफसाना खातून, ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए फिर आगे करते हैं। तो मैं बात कर रही थी इमोशन एंड कॉग्निशन यानी संज्ञान और संवेग। तो बहुत लोग के कमेंट भी आते हैं कि आप हिंदी में ही एक्सप्लेन करो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपके हिंदी में ही करती हूँ, और जब आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं तो ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं।
तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं वो चीज़ें समझने में, तो हम उनको हिंदी से इंग्लिश में देख लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो जो थोड़े से वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में अगर आप जान जाएँगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा, अगर हिंदी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको इंग्लिश में देखकर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँगे और आंसर कर पाएँगे। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ होता है वो होता है संज्ञान और संवेग। आज इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल है, अगर उसमें जो हमारे संवेग होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई तरह के संवेगों से हम प्रभावित होते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर, हर चीज उससे प्रभावित होता है। तो जैसे यहाँ पे है कि जब हम खुशी हर्ष का अनुभव करते हैं तो हमारे चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो हमारा उदास है तो हमारा जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा होता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है उसको भी हम आज जानेंगे, ठीक है? तो ये हमारा खुशी प्रदर्शित कर रहा है और ये हमारा दुख प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं आज हम इसको क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं बात कर रही हूँ कि जो संज्ञान और संवेग होता है वो कहाँ से होता है? ये थॉट, व्हाट वी थिंक, हम जो चीज सोचते हैं वैसा ही हम बिहेव करते हैं और जैसा हम फील करते हैं वैसा बिहेव करेंगे। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे विचार ही जैसा हम अनुभव करेंगे वैसा हमारे मन में विचार होगा, या हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारे मन में अनुभव आता है और इन सबको मिलाकर वैसी ही हमारी प्रतिक्रिया होती है। यानी हम जब किसी चीज के बारे में बहुत दुखी हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, तो हम सोच भी रहे हैं दुख का, और जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, जो हमारा व्यवहार भी होगा, वो भी कैसा होगा? दुख के हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया कि संज्ञान और संवेग को हम पढ़ रहे हैं। तो थॉट, व्हाट वी थिंक, हम क्या सोच रहे हैं, इमोशंस क्या है, व्हाट वी फील, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और बिहेवियर क्या है, व्हाट वी डू। इन सब चीजों का प्रभाव क्या है? हम इन इमोशंस और थॉट्स का जो हम प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवहार पे, तो हम वो व्यवहार कैसे दिखता है, हम कर क्या रहे हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, तो ये क्या होता है? ये हमारा बिहेवियर होता है, हमारा व्यवहार है कि हम उस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। थॉट कि हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा जब खुशी महसूस होती है तो हमारी जो सोच होती है वो इतनी प्रफुल्लित होती है, इतने हम खुश होते हैं कि जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वही हमारे दिमाग में आती हैं। तो इस पिक्चर के थ्रू मैंने यही दिखाया है कि थॉट और इमोशन और बिहेवियर, ये तीनों एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं और ये सब एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। मैम दिसंबर में एग्जाम है, उससे पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लगभग मैंने आधे से ज्यादा टॉपिक करा दिया है आप लोगों को, और जो टॉपिक बचे हैं मैं उसको करा रही हूँ, और उसके कराते साथ ही मैं एमसीक्यू भी कराते चल रही हूँ आप लोग के, कि आपके कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग का ये हो जाए कि एमसीक्यू जो है आप लोग का ज्यादा से ज्यादा करा सकूं, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहे। ठीक है श्रद्धा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इसके पर्टिकुलर अर्थ को जान लेते हैं कि संवेग का अर्थ क्या होता है। संवेग का अर्थ जो होता है उसको अंग्रेजी में इमोशंस बोलते हैं। इमोशन, आप लोग बहुत वर्ड यूज करते होंगे, इमोशनली कहते हैं, इमोशनली फूल है, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारे इमोशन से, हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसी चीज को हम लोग बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं कि ये हिंदी रूपांतरण है, और ये किससे निकला है? लैटिन शब्द के इमोवेयर शब्द से। तो इमोवेयर शब्द जिसका प्रयोग क्या होता है? उत्तेजित करना, उथल पुथल, जो कह सकते हैं कि ऐसी उत्तेजित दशा होती है जिससे हमारे शरीर में, हमारे शरीर में एक कह सकते हैं
परिवर्तन होता है, एक हमारे शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं जब हम संवेग से प्रभावित होते हैं। तो ये क्या होती है, संवेग हमारी एक उत्तेजित अवस्था होती है जो हमारे शरीर में उथल-पुथल पैदा कर देती है। पीडीएफ सब कुछ सबका मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं इसीलिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल अपना यूज करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए आपको बोल रही हूँ। जो फिलर फॉर्म की सीडीपी की टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको नोट्स वगैरह जो भी होगा मेरा टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप लोग जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, वो स्टार्ट कर, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये टेंशन नहीं लीजिए कि आपको अभी जो मिल रहा है इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। हर चीज का एमसीक्यू से लेके मैं हर चीजों का आपका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग की जो परिभाषा, कुछ लोग जो उन लोगों ने संवेग की परिभाषा दी, आज हम उसको जानते हैं कि संवेग व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है। एक ऐसी दशा है जिसमें हमारे शारीरिक परिवर्तन होता है और हम कुछ क्रिया करते हैं। ठीक है, और क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा कि संवेग एक भावनात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक योजना के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा करता है। यानी जो भी हम इमोशंस फील करते हैं उसको हम किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा हम उसको बाहर प्रदर्शित करते हैं। ये होते हैं हमारे इमोशंस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो संवेग के प्रकार के बारे में बात की गई थी। तो मैकडुगल जी ने जो संवेग की 14 मूल प्रवृत्तियों को बतलाया था, जो संवेग के प्रकार को डिफाइन करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि मैकडुगल जी ने संवेग की कितने मूल प्रवृत्तियों को कितना बताया था। तो ये याद रखिएगा कि ये 14। हाँ बिल्कुल सही। जैसे गुस्सा, तो गुस्सा एक प्रकार का संवेग है। जो ये जो मेन आप देख रहे हैं, ये मेन हमारे संवेग होते हैं जो कई तरह से प्रदर्शित होते हैं। और हर संवेग में जो हमारी शारीरिक व्यवहार होता है, हर इमोशंस में हमारे व्यवहार को देख के आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो है, हम गुस्से में कब है, हम खुश कब हैं। ये जो अलग अलग संवेग हैं, ये हमारे शारीरिक व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हाँ 14 होते हैं। और ये जो दिया था वो मैकडुगल जी ने दिया था। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो 14 संवेग मूल प्रवृत्तियों को बतलाया, ये किसने बतलाया था। तो ये मैकडुगल जी ने बताया था। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि जो पहला भय का संवेग कब होता है, जब हम किसी चीज से डरते हैं या हम इसमें क्या करते हैं, हम उससे पलायन करने लगते हैं। जो मूल प्रवृत्ति इससे रिलेट होती है, जब भी हम भय से होते हैं तो हम उससे दूर जाना चाहते हैं, यानी स्किप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भय आपका हो गया पलायन। क्रोध, जो क्रोध की बात करते हैं हम, एंगर, जब हम क्रोध कब होता है, इससे जो रिलेट करता है युत्सा, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि रणभूमि में जब लड़ते हैं थे योद्धा लोग, तो वो क्या होते थे, एक उनके अंदर क्रोध की भावना होती है जिसकी वजह से वो उद्वेलित होकर कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दूसरा हमारा घृणा होती है, किसी चीज को देख के घृणा होना, उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। निवृत्ति उससे रिलेट करती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा जो रिलेट करती है आश्चर्य से, जो इस चीज की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ पलायन जो होता है, डर जैसे लगने पर भाग जाना, बिल्कुल सही है कि पलायन हम उसे करते हैं, हमारा डर होता है तो हम उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं। युत्सा जो करता है वो क्या करता है, क्रोध की भावना को उत्पन्न करता है। निवृत्ति क्या करती है, घृणा की भावना को उत्पन्न करती है। और जिज्ञासा आश्चर्य के संवेग को उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर आ गया वात्सल्य, जैसा कि प्रेम की भावना जो ऐसे होगा, वो क्या होगा, हमारा शिशु बच्चों से प्रेम की भावना होती है, वो हमारा वात्सल्य या लव से जुड़ता है। शरणागति यानी विषाद, यानी किसी चीज से हम बहुत ज्यादा परेशान हो, डिस्ट्रेस हो। आजकल बहुत लोग इस चीजों को फील करते हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज के प्रति विशेष कह सकते हैं उदासीन होना, हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है, विषाद उत्पन्न करता है। हाँ, ये अभिप्रेरणा और अधिगम कल खत्म हो चुका है। कल मैंने आपको वो टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इससे आपके 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनसे प्रश्न नहीं आते हैं, आपके एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तो आज हम इमोशंस एंड कॉग्निशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रचनात्मक यानी संरचनात्मक भावना, किसी नई चीज को बनाना, उसको उत्पन्न करना, नई चीजों को बारे में जानना, समझना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, यहाँ पे मेन जो बात करेंगे हम उससे करेंगे। तो हमारा हो जाएगा रचनात्मक संरचनात्मक भावना। संचय प्रवृत्ति यानी किसी चीज को जो हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने की होती है। विशेषकर छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि वो कई चीजों को कलेक्ट करते हैं, उनको जानते हैं, उनको जानने समझने की उनके अंदर जो भावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सामूहिकता यानी ग्रुपनेस, ग्रुप में बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा लोग की होती है, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ये चीजें होती हैं। काम हो गया, ये भी एक जीवन का अंग होता है। आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना यानी हम समाज में जिस तरह के लोग हैं उनसे कैसा चीज फील करते हैं, उनसे हम आत्मसम्मान पाना चाहते हैं। आत्मसम्मान की जो भावना होती है ये भी एक प्रवृत्ति होती है। आत्महीनता यानी कि किसी चीज को निगेटिव सेल्फ फीलिंग हो गई कि किसी चीज के बारे में जो हमारी सोच है वो विपरीत जा रही है। भोजन अन्वेषण यानी जब हम भोजन को, जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन का ढूंढते हैं, उसका प्रयास करते हैं या खाने करते हैं। ये सब जो हमारे संवेग होते हैं उससे रिलेट ये हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो और एक जो लास्ट हमारा आता है हास्य यानी आमोद प्रमोद करना। इसके बिना तो जीवन को हम मान ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में हास्य चीजें ना हो तो फिर हम निराशा को कैसे समझेंगे। हर चीज को समझने के लिए उसका अपोजिट भी है और उसके पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो हर चीज को लेकर जो हमारी 14 आपकी मूल प्रवृत्तियों को बांटा था इन्होंने। तो हास्य को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं हमें मेंटली रिलीफ देती हैं। जितना भी हम खुश रहते हैं वो चीज़ें हमारे फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों पे वो बहुत प्रभावित करती हैं। हम जितने अच्छे संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, सीखना, पढ़ना, हर एक चीज़ में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। हमारा जो लर्निंग हो गया, हमारा जो सामाजिक संरचना हो गई, हम जिस समाज में रहते हैं, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, जिसकी वजह से संवेग जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो पहला जो हमारा हो गया परिवार यानी कि फैमिली। हमारा परिवार हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे परिवार में हम रहते हैं वैसे ही हमारे संवेग भी डेवलप होते हैं। जितना अच्छा परिवार का माहौल होगा हम उतने ज़्यादा अच्छे संवेगों को उत्पन्न करेंगे। है ना? जैसे हमारा फैमिली हमारे से बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेट करता है, बहुत अच्छी बातें करता है, बच्चों से बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, तो वो बच्चा क्या होगा, जो उसके संवेग होंगे वो पॉजिटिव में जाएँगे, वो ज़्यादा खुश रहेगा, दूसरों से इंटरैक्ट करेगा, जो भी उसकी मूल आवश्यकताएँ हैं, वो सब पूरी होंगी। इसके विपरीत अगर जो होंगी तो वो हमेशा गुस्से में रहेगा, दुःख की भावना होगी। तो ये चीज़ें परिवार पे जो होती हैं संवेग को इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हमारा आता है माता-पिता का दृष्टिकोण। यानी कि माँ और पिता का बच्चे के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, ये भी संवेग को प्रभावित करता है। माता-पिता जितने अपने बच्चों से वात्सल्य जो कह सकते हैं कि प्रेम की भावना जितनी अच्छी होती है, बच्चे का डेवलपमेंट भी उतना अच्छा होगा। इसके विपरीत माता-पिता का अगर व्यवहार अपने बच्चों से या किसी से भी अच्छा नहीं हुआ, तो जो संवेगों का विकास होगा, वो अच्छे से नहीं होगा। वो हमेशा उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो ये सब भी उनके डेवलपमेंट पे जो होगा, ये सब प्रभाव डालते रहेंगे। सामाजिक स्थिति जो हमारा सोशल स्टेटस है, ये भी हमारे संवेग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हम एक समाज से जुड़े हुए हैं, हमारा हर चीज़ एक समाज में ही हो रहा है। दिख नहीं रहा है? यहाँ से तो सब कुछ सही है। और किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि दिखाई नहीं दे रहा है? और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है कि दिखाई नहीं दे रहा है? एक बार क्लियर करते चलना आप लोग कि सब कुछ सही है? मेरी ऑडियो, वीडियो, पिक्चर सब कुछ क्लियर आ रही है? एक बार क्लियर कर दोगे आप सब तो आगे बढ़ते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ से तो सब कुछ सही है।
किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ओके, क्लियर है। मुझे लगा कि आप लोग को किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक है। सामाजिक व विद्यालय व शिक्षक शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ कैसा है, ये भी संवेग को प्रभावित करता है। एक शिक्षक जितना अच्छा अपने बच्चों से पोलाइटली बिहेव करता है, बच्चे भी उतने खुल के अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो एक ये भी फैक्टर होता है जो संवेग को प्रभावित करता है। शिक्षक जितना अच्छा प्रवृत्ति अपने बच्चों के साथ करेगा, जैसे वो बहुत हंसमुख स्वभाव का है, बच्चों से मित्रवत व्यवहार कर रहा है, हर चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस करने दे रहा है, तो वहां पे बच्चा क्या करेगा, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो डिजायर है, उनको वो खुल के शिक्षक के सामने प्रदर्शित करेगा, जानेगा। तो विद्यालय और जो शिक्षक है, ये दोनों ही ये दोनों ही संवेग को, बच्चे के संवेग को, यहाँ पे हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के हर एक चीज को विद्यालय और शिक्षक प्रभावित करता है। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, वहाँ की स्थिति परिस्थिति, हर चीज एक वहाँ को बच्चे को प्रभावित कर रहा है। तो जो संवेग है वो भी बच्चे को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है कि शिक्षक का व्यवहार अपने बच्चे के साथ जितना अच्छा रहेगा, वो उतना अच्छा ही अपने आप का विकास कर सकेगा। सामाजिक स्वीकृति, यानी जो उसके विचार हैं, उसको समाज के द्वारा किस तरह की स्वीकृति मिल रही है, जितनी उसके विचारों को अभिव्यक्ति की जितनी ही कहेंगे, जितना उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम मिलता रहेगा, जितना उसको वो एक्सप्रेस कर सकेगा, वो उतना ज्यादा ही उसके संवेग जो होंगे वो उतना ही अच्छा डेवलप करेंगे। जहाँ पे उसके विचार और थॉट को कहेंगे कि स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, पलायन करने लगेगा, यानी उससे दूर भागने की कोशिश करने लगेगा। तो ये भी फैक्टर होता है जो संवेग को प्रभावित करता है। बालक का स्वास्थ्य, बालक जितना प्रसन्न चित्त है, जितना स्वस्थ है, उतना ही वो अच्छा बिहेव करेगा, उतना ही अच्छे उसके संवेगों का डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से वो हमेशा बीमार और अस्वस्थ रहेगा, तो वो अपने संवेग का विकास कैसे कर सकेगा। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बालक का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं थकान। थकान भी हमारे संवेगों को बहुत ज्यादा प्रदर्शित करता है। जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, उस समय कोई हमें कोई कार्य करने के लिए बोले, तो हमारे अंदर क्या आता है, झंझलाहट आती है, हम उस कार्य को करना नहीं पसंद करते हैं। बहुत थके हों तो हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हमारे थकावट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बुद्धि और मानसिक योग्यता की अगर हम बात करें, तो बुद्धि और मानसिक योग्यता, जितना ही बच्चा इंटेलिजेंट होगा, उसको पता है कि हमारे संवेग को कब प्रदर्शित करना है, कितना उचित करना है। अनिल राज बोल रहे हैं, ईवीएस करा दो। अ, अनिल जी, आपके लिए बता दूं कि मैं ईवीएस की क्लास हम लोग की चल रही हैं, जो 6 PM पे आपकी सोनाली मैम क्लास ले रही हैं। तो आप ईवीएस के लिए आप वहां पे जा सकते हैं। सोनाली मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, तो आपको ईवीएस की जितनी भी जानकारी होगी आपको वहां पर मिल जाएगी। और हम दोनों की क्लासेस एक साथ स्टार्ट हुई हैं, तो आप 6 PM पे जाके ईवीएस की क्लास ले सकते हैं। फिर हमारा आता है बुद्धि और मानसिक योग्यता। जितना भी हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, जितना अच्छा आईक्यू लेवल होता है, बच्चा अपने संवेगों को कंट्रोल करना, उसको अच्छे से कब एक्सप्रेस करना है, उसके साथ कैसा करना है, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है संवेग को। वंशानुक्रम, ये जो होता है हेरिडिटी की अगर हम बात करें, तो वंशानुक्रम भी होता है कि जैसे उसको अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से जिस तरह का चीज मिला हुआ है, वो सब उसको प्रभावित करता है। ठीक है। देखिए, फॉर्म की बात करें तो फॉर्म के लिए तो बहुत सारे चीज अपडेट आ रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में निकल जाएंगे या होगा। अभी इसकी अगर मैं बोलूँ तो क्लियरली नहीं बता सकते कि फॉर्म कब तक आएगा, लेकिन मे भी ज्यादा संभावना है कि आपके अक्टूबर में फॉर्म निकल जाए। ठीक है, तो उसके लिए मत करिएगा। और जो ईवीएस की क्लास है आपकी 6 PM पर है, ठीक है। हाँ, आज है 6 PM पर है आपकी क्लास ईवीएस की। ये भी मंडे टू सैटरडे आपकी ईवीएस की क्लास सोनाली मैम द्वारा 6 बजे ली जा रही है।
तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संवेग की जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें तीव्रता की, कि संवेग में तीव्रता पाई जाती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि एक तूफान की स्थिति होती है संवेग। संवेग में हमारे जो शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में बहुत तीव्रता होती है। जब हम किसी संवेग में होते हैं तो जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है वो बहुत तेज होती है। गुस्से में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम गुस्सा करते हैं। एक्चुअली ईवीएस का है, ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं, तो ईवीएस की क्लासेस में लेना नहीं पसंद करूंगी। अच्छा, मुझे भी ईवीएस बहुत लगता है, लेकिन जब ऑलरेडी मैम हैं ईवीएस की तो फिर इसलिए मैं सीडीपी पे ही ध्यान दे रही हूँ। और सोनाली मैम भी बहुत अच्छा ईवीएस पढ़ा रही हैं, हर एक कंटेंट लेके चल रही हैं। तो जितना ज्यादा आप ईवीएस की क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, हर एक क्लास ना। आरबीएससी वाले बिल्कुल भर सकते हैं, ऐसी तो कोई बाउंडेशन है नहीं कि आप सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरा आपको नहीं बता सकती कि आरबीएससी वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, बट मैं आपको इन्फॉर्म करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्रता की बात कर रही थी कि संवेग में तीव्रता पाई जाती है और ये व्यक्ति में क्या होता है, एक तूफान की स्थिति पैदा करती है। इस तीव्रता की मात्रा क्या होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति को अपने समय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो एक बात कह सकते हैं कि तीव्रता जो होती है तो व्यक्तियों में उत्पन्न होती है, लेकिन अगर हम कहें कि इसकी जो इंटेंसिटी है ये हम किसी मात्रा में अंतर पाया जाता है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम होती है। तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल कर सकते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो शिक्षित व्यक्ति की तरह अपने उस पर नियंत्रण करना कम सीखता है, बजाय कि जो एक शिक्षित व्यक्ति होगा वो समझेगा कि हाँ, इसको हमको कितना कंट्रोल करना है और कैसे इसको दिखाना है, ये बात भी उसको प्रभावित करेगी, ठीक है। ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चों में जो इसकी कहेंगे वो किसी चीज को देख के बहुत जल्दी रोने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन अगर एक समझदार व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो उस तरह की एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा, नहीं करेगा। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में जो कह सकते हैं कि तीव्रता कम पाई जाती है। जनरली जो लोग कहते हैं कि औरतें बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं, किसी क्रिया को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देती हैं, बजाय कि एक आदमी शांत होता है। तो ये सब जो हम कह सकते हैं थोड़ी सी डिफरेंसेस हो जाती है, किसी में ज्यादा किसी में कम ये तीव्रता पाई जाती है संवेग की। दूसरी हम बात करते हैं व्यापकता की। तो संवेग में व्यापकता होती है और ये सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। तो उदाहरण के जैसे बिल्ली को उसके व्यापकता यानी जैसे गुस्सा आना किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। बच्चों को छेड़ने से, बालक का उसका खिलौना छीनने से, मनुष्य की उसकी आलोचना करने से क्रोध आ जाता है। यानी किसी चीज को अगर हम उसके निगेटिव वे में हम यूज कर रहे हैं तो वो चीजें उसको उद्वेलित कर देती हैं उस प्रकार की संवेग करने के लिए। सुख और दुख की भावना, सुख और दुख क्या कहते हैं, हमारे जीवन के दो पहलू हैं। ये दोनों अगर ना हो तो हमारा जीवन कैसे, इमोशंस को मेन रूप से अगर हम डिफाइन करें तो सुख और दुख में ही हम डिफाइन करते हैं कि सुख और दुख ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को, उसके व्यवहार को, उसके समाज को हर एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, हमारे जीवन के दो पहिए हैं, सुख और दुख। सुख की अनुभूति हमें खुशी ले आती है, हमारे मन में उत्साह लाती है, उमंग लाती है। दुख की भावना क्या होती है, हमारे अंदर उदासी लाती है, विषाद लाती है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, जिससे हम वो घोर निराशा की ओर जा सकते हैं। सुख का अर्थ हम आशा से लगा सकते हैं और दुख का अर्थ निराशा से लगा सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो हमेशा सुख को हमको देती है, और जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो हमेशा दुख की तरफ हमें खींचता है। तो ये जो होती है संवेग की विशेषताएं होती है। विचार शक्ति का लोप, हम बहुत ज्यादा आवेग में होते हैं, कह सकते हैं जब हम क्रोध में होते हैं तो हम कहते हैं ना, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है।
तो बहुत ज़्यादा डर की भावना हो, उस समय क्या होता है, जो हमारी मेंटल क्रियाएँ होती हैं, जो हम कह सकते हैं मेंटल थॉट्स होती हैं, वो विलोप हो जाती है। उस सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअली में करें क्या? इसका भी अगर हम कहें तो प्रभाव अलग-अलग पड़ता है। अगर बहुत समझदार व्यक्ति है, कह सकते हैं हर तरह के लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग का दिमाग उस समय कुछ ज़्यादा तेज़ चलता है, बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन मोस्टली जब हम डर में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो उस समय जो हमारी शक्ति होती है, थॉट सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम उतने अच्छे तरीके से सही समझ नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ों के बारे में अगर आपको सोचना है, डिसीज़न लेना है, तो शांत दिमाग से उस चीज़ के बारे में डिसीज़न लेना चाहिए। तो वो जो डिसीज़न होता है, वो हमेशा सही होता है। बात करें हम स्थिरता की प्रवृत्ति, यानी कि किसी चीज़ का दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो जाना। यानी कि ऐसी स्थिरता होती है कि वो चीज़ हमारे अंदर समाहित हो गई, फिर हम उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे रूप में कर देते हैं। हमारा गुस्सा कहीं का कहीं उतर जाता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारा टीचर ने बच्चे को स्कूल में बहुत डाँटा, तो वो घर पे भी गया, तो घर पे भी गुस्से में उसने माँ से बात कर ली। तो ये हो गया कि उसके अंदर जो प्रवृत्ति थी, वो उसके अंदर आके स्थिर हो गई और उसने उसका कहीं पे ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गई हमारे स्थिरता की प्रवृत्ति। तो फिर हम बात करते हैं क्रिया की प्रवृत्ति, यानी कि टेंडेंसी ऑफ एक्शन। जब भी हमारे संवेग होंगे, हमारे शरीर में, हमारा बॉडी में कोई ना कोई क्रिया उसके प्रति करेगा। खुशी होगा तो आप शांति से नहीं बैठ सकते, आपके कुछ ना कुछ आप उछल कूद बातों के द्वारा कोई ना कोई क्रिया करते ही हैं संवेग की क्रिया में। तो बात यही कहेगी, दुख में भी आप कोई ना कोई क्रिया करेंगे, रोते हैं, जाते हैं, कहीं कमरे में सामान पटकते हैं, क्रोध में, मतलब जो ये आपकी होती है टेंडेंसी कि संवेग की स्थिति में हमारे द्वारा कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट होती है। ये बात यहाँ पर संवेग के बारे में बताई गई है। ये सारी जो बातें हैं, ये संवेग की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं में से आपके प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि संवेग की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि संवेग से इसमें कौन सी एक विशेषता है। तो इन चीजों को भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इन एजुकेशन, इसका एजुकेशन में क्या महत्व है। हर चीज को मैंने एजुकेशन से, जितने भी टॉपिक आप लोग के पढ़ाए, सबको एजुकेशन से रिलेट किया, क्योंकि हम लोग एजुकेशन का ही पढ़ रहे हैं। जो आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो हर चीज का आपको देखना है कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका एजुकेशन में क्या यूज होगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं कि सकारात्मक भावनाएं बच्चे के सीखने को सुदृढ़ करती है। जितना हम पॉजिटिव उनको सोचने के लिए कर सकते हैं, एक शिक्षक जितना ज्यादा उसके अंदर, कह सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग चीजें डालेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, उसकी जो सीखने की क्रिया है वो उतनी ही सुदृढ़ होगी, उतनी ही मजबूत होगी। जबकि अगर हम उसको निगेटिव बार बार पनिश करें, चीजों को दुखी रहे, उसके भावनाओं को अगर नहीं समझे, तो वो चीजें उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि किसी भी भावना की तीव्रता सीखने को प्रभावित करती है, जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारी संवेग में होती है, उसमें एक तीव्रता पाई जाती है। ये तीव्रता ही जो होती है, वो हमारे सीखने को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सुखद, अगर हम बहुत ज्यादा सुखद या दुखद कष्टप्रद भावनाएं हो, तो भी जो सीखना है, जो लर्निंग है, उस पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा अगर हम दुखी हैं, तो भी हम कोई चीजें को नहीं पढ़ सकते। बहुत ज्यादा अगर हम खुश हैं, एक्साइटमेंट में भी हम चीजों को याद करना, बहुत कुछ भूल जाते हैं। बच्चे अगर आप देखे होंगे कि जब कहीं आना जाना होता है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पढ़ने लिखने से उनका दूर दूर तक कोई वो नहीं होता। उस समय आप कुछ लर्न कराने को कहो, तो वो नहीं लर्न करेंगे। तो वो चीजें जो होती हैं, इसकी जो तीव्रता होती है, ये भी चीज हमें प्रभावित करती है। सीखना सुचारू रूप से तब होगा जब छात्र मानसिक रूप से परेशान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हम तभी कुछ सीख सकते हैं जब हम मेंटली क्या हो सकते हैं, स्थिर हो, सुचारू हो, स्टेबल हो। जब तक हम सुचारू रूप से किसी चीज को शांत दिमाग से नहीं पढ़ेंगे, वो चीजें हमें कभी लर्न नहीं होगी। तो इसका भी प्रभाव संवेग पर पड़ता है कि जब भी हम शिक्षा को ग्रहण करने जाएं, लेने जाएं, तो वो क्या होगी, उस समय हमारा जो मेंटल स्टेटस है, वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, ताकि हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कर सके, पढ़ सके, समझ सके। फिर आती है सकारात्मक भावना, किसी कार्य के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। जितने ज्यादा हम सकारात्मक सोच को लेके चलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके चलते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी प्रेरणा को, हमारे मोटिवेट करती है किसी कार्य को करने के लिए। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जितना उसको पॉजिटिव बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम ये कर सकते हो, तो उसके अंदर खुशी की भावना उत्पन्न होगी, तो हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं किसी कार्य के लिए। तो वो चीजें क्या होंगी, उस चीज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए
बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, भावना व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ बच्चे के सीखने में भी मदद करती है। जो भावना व्यक्तिगत तो करती है, बच्चे के हर एक लर्निंग को बढ़ाएगी। जितना हम उसके इमोशंस को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करेंगे, वो चीज़ें वो उतनी आसानी से सीखेगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमारे एजुकेशन को करती हैं। अगर हम शिक्षक की बात, जिनको इंग्लिश में अगर चाहिए उसके लिए भी है, ठीक है। पॉजिटिव इमोशन रीइंफोर्समेंट द चाइल्ड लर्निंग, वाइल नेगेटिव इमोशन लाइक डिस्पेयर अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। अगर किसी को चाहिए तो ये आपको नोट्स में इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। संवेग का शिक्षा में महत्व, मतलब एक शिक्षक किस तरह से इसका यूज कर सकता है बच्चों के लिए। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर दिख रहा हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक बालकों के संबंध को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। यानी जितना हम उसके संवेगों को आगे इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे शिक्षक क्या कर रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है इसके माध्यम से। शिक्षक बालकों के संवेग को नियंत्रण लाने हेतु विभिन्न प्रकार की विधियों की जानकारी देता है, जिससे बालक सभ्य और शिष्ट बन सके। दूसरी जो बात कही कि शिक्षक क्या करेगा, उसके संवेगों पे कि कैसे नियंत्रण करना। बहुत बच्चा क्या होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं या बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। इन चीजों को अगर शिक्षक समझ रहा है, उसको कंट्रोल करना सिखा सकता है, विभिन्न तरह की टेक्निक्स यूज कर सकता है बच्चों को, कि वो एक सभ्य और शिष्ट व्यक्ति बन सके। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक बालकों के संवेग को नियंत्रण करने में उसकी हेल्प कर सकता है। शिक्षक बालकों के संवेग को जानकर उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है, सफलतापूर्वक अध्ययन करवा सकता है। बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, तो उस तरह का करिकुलम उसके लिए तैयार करना, ताकि उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सके, आश्चर्य हो सके, वो कई तरह के उसके अंदर जो संवेग चलते हैं उस हिसाब से उसके पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल बनाकर उसको अच्छी शिक्षा दे सकता है। शिक्षक बालकों में उचित संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचार और आदर्श गुणों का, रुचियों का निर्माण कर सकता है। यानी कि उचित संवेग किस तरह उनको विकास होगा, कि हमें अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना है, कौन से संवेग कब प्रदर्शित होने चाहिए, और उनके संवेगों को सही डायरेक्शन देना। आदर्श गुणों द्वारा किसी के मॉडल, अपना खुद का मॉडल कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम एक क्लासरूम में कैसे दिखते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है। उसके द्वारा हम उनके में डिफरेंट इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तरीके से समझ सके, जान सके। तो संवेगों का विकास करने में उत्तम विचारों और आदर्श गुणों की, रुचियों का निर्माण कर सकता है एक शिक्षक। शिक्षक बालकों के भय, क्रोध आदि अवांछित संवेगों का मार्गांतरीकरण करके उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी जो कुछ बच्चे होते हैं हमेशा बहुत डरे डरे क्लास में होते हैं, हर तरह के बच्चे क्लास में पाए जाते हैं, हर सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। बहुत बच्चा बहुत वाचाल होते हैं, बहुत बात करने वाले होते हैं, हंसमुख होते हैं, कोई बहुत गुस्से वाला होता है। तो इन सब चीजों को सही डायरेक्शन देने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। तो शिक्षक जो करेगा वो क्या करेगा कि उनके अच्छे जो वो हैं, इमोशंस हैं, उसको अच्छे रूप से, अच्छे सही डायरेक्शन में यूज करके सही कार्य के लिए उसे प्रेरित करेगा। क्लियर है यहाँ तक सब आपको? आगे बढ़े। एक बार यहाँ तक क्लियर हो तो आप सब ओके करते चले जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्बिनेशन, यानी कि संज्ञान। संज्ञान क्या है? संज्ञान, हम अपने वातावरण में बहुत चीजें देखते हैं, उन सब चीजों के बारे में जो सूचनाओं को ग्रहण करना ही संज्ञान है। ठीक है, यानी किसी चीज को परसेप्शन किया, किसी चीज को समझा और उसको समझ के जान लिया, ये क्या होता है? संज्ञान। यानी एक सिंपल भाषा में हम कहें कि जानकारियों को प्राप्त करना क्या होता है? हमारा संज्ञान होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है आप सबको? संज्ञान का अर्थ हम कह सकते हैं समझ और ज्ञान। किसी भी चीज को देखते हैं, उनको समझना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना संज्ञान है। ठीक है,
जो हमारी शिक्षा शैक्षणिक प्रक्रियाएं होती हैं, अधिगम होती हैं, ये सब क्या होती है? संज्ञानात्मक क्षेत्र होती है, यानी हमारे जो मेंटल प्रोसेस होती है, जो यहाँ मैंने आपको फिगर से दिखाया कि मेंटल प्रोसेस है, जो ये संज्ञान हमारे इन्वायरमेंट्स के द्वारा हमें तरह तरह की चीजें देखना, समझना, जानना, उनके बारे में जो उल्लेख किया गया, मानसिक प्रक्रियाओं को जोड़ा गया, ये होता है हमारा संज्ञान। यानी कि अनुभूति, ज्ञान और समझ प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करने वाला एक शब्द है। इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सोच, जानना, याद रखना, न्याय करना, समस्या सुलझाना शामिल है। यानी कि जो भी चीजें हमारे संज्ञान से जुड़ गई, यानी हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ गई। और मानसिक प्रक्रियाएं क्या करती हैं? हमें किसी चीज के बारे में जानकारी देती हैं, उस चीज को बारे में सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है, याद रखना, उस समस्या को सुलझाना, ये सब चीजें क्या होती हैं? हमारे संज्ञान के द्वारा होती हैं। तो ये मस्तिष्क की उच्च स्तरीय कार्य है। इसमें भाषा, कल्पना, धारणा और योजना शामिल होती है। जो हमारे संज्ञान में शामिल है वो क्या होती है? भाषा, कल्पना, धारणा और योजना, ये चार चीज जो हमारे संज्ञान को डिफाइन करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो अनुभूति की जो फैक्टर्स कहें या एलिमेंट्स कहें, वो क्या है? परसेप्शन, धारणा, जो हम अपने इंद्रियों द्वारा बहुत कुछ देखते हैं, बहुत चीज अपने वातावरण में महसूस करते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में हमें जागरूक करता है। तो फर्स्ट जो हमारा आ जाता है परसेप्शन, यानी कि धारणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मृति, यानी कि मेमोरी। हम अपने वातावरण में हर चीजों को देखा, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उस चीजों को क्या करेंगे? अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में धारण करना, याद करना, या उनके बारे में जानकारी को संग्रह करना, क्या होती है? हमारी मेमोरी होती है। स्मृति अनुभूति में संज्ञानात्मक तत्व है, यानी स्मृति हमारे कॉग्निशन का एक एलिमेंट है। मेमोरी मानव मन को जरूरत पड़ने पर अतीत की जानकारियां संग्रहित करने, कोड करने या पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। यानी हम जो चीजें हमने धारण की, उसको अपने दिमाग में कुछ देर या कुछ समय के लिए अपने स्मृति में कह सकते हैं, मेमोरी में धारण करते हैं, संग्रहित करते हैं, और जरूरत पड़ने पर फिर हम उसका उपयोग करते हैं। फिर आता है ध्यान, यानी कि अटेंशन में बात किया गया कि इस प्रक्रिया के तहत हमारा मन हमें अपनी इंद्रियों के उपयोग के साथ विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। जैसे हम वातावरण में तो बहुत कुछ अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जिस चीज को हमें सीखना है, जानना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, किसी एक विशेष चीज पे या गतिविधि पर ध्यान को केंद्रित करने की अनुमति देना, यानी जो हमें सीखना है उसके पर्टिकुलर एक किसी प्रतिक्रिया पे हमारा ध्यान, अटेंशन होना, हमारा ध्यान जाना। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं थॉट, यानी विचार। हर चीजों को, जिन चीजों को हमने अपने दिमाग में रख लिया, याद कर लिया, ध्यान दे दिया, फिर उन चीजों के बारे में हमारी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, विचार होते हैं। तो फिर जो हमारा आता है थॉट, विचार सोच की सक्रिय प्रक्रिया है। विचार हमें प्राप्त सभी जानकारी को एकत्रित करके घटनाओं और ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करता है। यानी जो चीज हम धारण कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे, जानकारियों को एकत्रित करेंगे, ये सब क्या होते हैं? हमारे विचार होते हैं, जिसके बारे में हमने ध्यान, अटेंशन कर लिया, ध्यान दे लिया। अब हम उसके बारे में क्या करते हैं? थिंकिंग करना कोशिश करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं कि जो हमने घटनाएं और जानकारियां प्राप्त की, उसके बीच में संबंध कैसा है। फिर आता है भाषा। कह सकते हैं कि विचार को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा कितनी जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हमारे विचार में जो हमारे दिमाग में चीजों को जान लिया, समझ लिया, जो भी विचार उत्पन्न हुए, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अपने भाषा के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे। तो भाषा और चिंतन के जो थिंकिंग थॉट के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि भाषा और विचार एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? भाषा, जिससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि भाषा और विचार एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। भाषा बोले गए शब्दों की मदद से हमारे विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है, यानी हम जो भी कुछ सोचते समझते हैं, उसको भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। सीखना,
सीखना अध्ययन, अनुभव और संशोधित व्यवहार के माध्यम से ज्ञान या कौशल का अधिग्रहण करना है। जो भी हम अपने अगल-बगल हर चीज़ों को देख रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, उन चीज़ों को हम कितना सीख रहे हैं और उसके द्वारा हम अपने व्यवहार को कैसा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये होता है हमारा सीखना, यानी कि हमने एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्शन के बाद हमने कैसा प्रतिक्रिया दिया, यानी अपने व्यवहार में कैसा मॉडिफिकेशन किया। उस मॉडिफिकेशन के द्वारा हमने क्या सीखा कि हमने जो कुछ देखा उसको हमने सीख लिया अपने विचार में। तो बात यहाँ पे वही बोली गई है कि सीखना क्या है? अध्ययन, अनुभव और संशोधित व्यवहार के माध्यम से ज्ञान या कौशल का अधिग्रहण करना या मॉडिफाई आवर बिहेवियर है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही हमारा सीखना होता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से मैंने कुछ क्वेश्चन रिलेट किए हैं, तो जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कि आप लोग का एमसीक्यू भी तैयार होता रहे। तो यहाँ तक हमने आपके कॉम्बिनेशन और इमोशंस को कंप्लीट करा दिया है कि इसका क्या यूज है, कैसे इफेक्ट करता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर देना आप सब। इस टॉपिक में आप लोग को कोई डाउट तो नहीं हुआ यहाँ तक समझने में? जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं इससे और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं साथ में बताते हुए चल रही हूँ। और आज कुछ एमसीक्यू भी कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा और आज के क्लास में जो जो पढ़े हैं उसको आज हम क्लियर थोड़ा सा कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े मैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को कराते चल रही हूँ। और यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ हो तो एक बार क्लियर कर दो आप सब कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एक बार क्लियर कर दो, ओके कर दो तो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? क्लीन नहीं दिख रहा है? इसमें आपको क्लीन नहीं दिख रहा है? यहाँ से तो सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रही हूँ इसलिए कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों और जो इंग्लिश मीडियम के हों दोनों को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रही हूँ। और आपके पेपर भी दोनों बाइलिंगुअल ही आएंगे, तो यहाँ तक आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक बार क्लियर भी करते चलो ताकि हम आगे के आज क्वेश्चन भी कर ले फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो आगे प्रश्न कर लेते हैं हम कि ठीक है। प्रतीक्षा बोल रही हूँ ओके, यहाँ तक क्लियर है। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा तो एक बार बता देना प्लीज कि कोई डाउट नहीं है, तो एक बार फिर से मैं और अच्छे से चाहूंगी कि इसको आपको क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल क्या है? कल जो हमने पढ़ा था चैप्टर उसके उसी से मैंने क्वेश्चन लिया है मोटिवेशन से आपका, कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैंने कल आपको पढ़ाया था। उससे जो आज क्वेश्चन मैंने लिया है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में, यानी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है? शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, सुरक्षा, प्यार और संबंध, शारीरिक जरूरतें और संबंधित, या सुरक्षा और सम्मान। According to Maslow's theory, the basic needs include of psychological needs, safety and physical needs and safety and security, safety, love and belonging। फिर आपका हो गया, फिर उसके बाद फिजिकल नीड्स एंड बिलोंगिंग, सिक्योरिटी एंड स्टीम। आंसर करिए आप सब, जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है तो जल्दी बताते रहिए कि मैस्लो का जो आवश्यकता सिद्धांत दिया था उन्होंने, उसमें जो स्टेज बताई थी कि बुनियादी यानी बेसिक नीड्स हमारे क्या होती है? सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं या सुरक्षा, सुरक्षा, प्यार और संबंध, या शारीरिक जरूरतें और संबंधित, सुरक्षा और सम्मान। ज्योति जी का जवाब आ रहा है ए। और कोई बताना चाहेगा?
तो अगर हम बात करें उनकी बेसिक नीड्स की, उन्होंने बात करी थी, तो शारीरिक आवश्यकता तो करी थी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शारीरिक आवश्यकता ये करी थी, ये तो सही है, बट सुरक्षा जो उन्होंने बात की थी वो हमारी सेकंड लेवल में जाती है। अनुपमा कुमारी जो जवाब दे रही हैं वो बिल्कुल सही है कि यहाँ शारीरिक जरूरतों से, आप लोगों ने सिर्फ शारीरिक आवश्यकताएं देखकर ए बोल दिया, लेकिन इसके बाद जो इसमें सुरक्षा लगी है, ये ये नहीं होगा, ये हमारा सेकंड उसमें जाएगा। पहला मैंने बताया था बेसिक जो हमारी मूलभूत आवश्यकता, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं। सेकंड लेवल में सुरक्षा जाती है जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो फिर क्या होती हैं, सुरक्षा पाना होता है। फिर थर्ड जो जाता है हमारा लव प्यार संबंधित होती है। फोर्थ हमारा आत्मसम्मान जाता है, और फिफ्थ जो सबसे ऊपर में होता है वो हमारा आत्मसिद्धि या हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। शारीरिक जरूरतें और संबंधित जो भी शारीरिक चीजें हमसे, जो भी हमारी मूलभूत बेसिक नीड्स हैं, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सुरक्षा हमारा सेकंड में जाता है। फर्स्ट जो हमारी शारीरिक जरूरतें जैसे भूख प्यास काम, ये जो होती है हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, तो ये हमारी जो होती है सबसे पहले जाती है, ना कि ए होगा। यहाँ पे सुरक्षा दे दिया है इसलिए ये जवाब गलत होगा, क्योंकि सुरक्षा हमारे सेकंड लेवल में जाती है। ठीक है, तो जो लोग ए दे रहे हैं वो इसी से कंफ्यूज होंगे। आप लोग शारीरिक आवश्यकताएं देखकर एक कर दिए, लेकिन क्वेश्चन का भी पूरा पढ़ा करिए कि आपको क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारी होगी बेसिक नीड्स होगी, जो हमारी फिजिकली नीड्स हैं, जो हमारी शारीरिक अवस्थाएं हैं, हम सबसे पहले उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम सुरक्षा को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द टॉप ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ मोटिव आर, जो उनके मैस्लो के जो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था उसमें जो सबसे शीर्ष पे था, सबसे ऊपर उनका जो मॉडल था पिरामिड का, उसमें सबसे ऊपर क्या था? प्रेम से संबंधित था, सम्मान और आत्मसम्मान से, या आत्म वास्तविकता से, या सुरक्षा और संरक्षा से था? जवाब करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कि लव है, स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए आप सभी। कल ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि जो सबसे शीर्ष में जो उन्होंने पिरामिड दिया था, तो सबसे शीर्ष स्थान पे जो जाता है वो क्या होता है? पार्थ का जवाब सही आ रहा है, ये सी ही होगा, यानी आत्म वास्तविकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस जो स्टेज पे सब जाते हैं बहुत कम जाते हैं, तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आत्म वास्तविकता जो सबसे शीर्ष पे सबसे टॉप पर होता है मैस्लो के सिद्धांत में। ठीक है, सही है आप सभी का जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज, जो सबसे डिफिकल्ट एज कही जाती है वो कौन सी कही जाती है? अर्ली चाइल्डहुड, टीनेज, या यंग एज, या एडल्टहुड? कौन सी अवस्था जो कही जाती है सबसे कठिन अवस्था कही जाती है बच्चे की? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था कह सकते हैं, युवा अवस्था, या वयस्क आयु? आंसर करिएगा आप सब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि बच्चे की जो सबसे कठिन अवस्था विकास के लिए कही जाती है वो कौन सी होती है विकास के लिए? द मोस्ट डिफिकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज। यहाँ पे सब क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिख रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है? शाहीन बोल रही हैं बी। बिल्कुल सही है आपका जवाब, बी ही होगा। किशोरावस्था जो होती है विकास की सबसे कठिन अवस्था बताई गई है। ठीक है, सबसे उपद्रव तूफान की अवस्था, इतने सारे बच्चों में चेंजेस होते हैं, मेंटली डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर चीज जो होती है बहुत ज्यादा चेंजेस होती है, इसलिए इस अवस्था को सबसे ज्यादा कठिन अवस्था बताई गई है। हाँ, आप लोग का जवाब सही आ रहा है, 3 का बी होगा माधव। ये 3 का ए नहीं होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होती है, इसकी जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों के रास्ते में आता है। ये आपके जेंडर चैप्टर से है, लैंगिक निर्माण के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया है। मैंने ये चैप्टर भी आप लोग को करा दिया है, तो ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है कि सामाजिक मान्यता होती है, परिवार होता है, लिंग भेद होता है, या ये सभी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स come in the way of girls' personal right, social recognition, family, gender difference, all of these। कि एक लड़की के व्यक्तिगत अधिकारों के रास्ते में कौन कौन से आते हैं, जो उनको सामना करना पड़ता है, उसमें उसके कौन कौन से कारक होते हैं। हाँ, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये जो होते हैं एक लड़की के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच में आते हैं। सामाजिक मान्यताएं होती हैं, पारिवारिक होती है, जो हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और इस तरह की चीजों से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत का स्वीकृति चरण नहीं है। कौन सा इसमें कोहलबर्ग नहीं मानते हैं। तो ये भी टॉपिक मैंने आप लोग को करा दिया है, कोहलबर्ग को मैंने पूरा पढ़ाया है। तो आप जो लोग क्लासेस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ये सब क्लासेस पूरी मेरी देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा आप सब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड स्टेज इन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें से एक चरण को उन्होंने नहीं माना था, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा आप लोग। तो बात करें अगर हम कोहलबर्ग जी की तो उन्होंने पहला जो दिया था पारस्परिक संबंध की बात उन्होंने करी थी कि जो नैतिक विकास जो होते हैं वो हमारे पारस्परिक संबंधों द्वारा, हमारे परिवार द्वारा, सबके द्वारा होती है। व्यक्तिगत वाद होती है, उसकी अपनी खुद के भी जो सोच विचार होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, ये भी उन्होंने बात कही थी। अगर हम तीसरी बात करें कि सार्वभौमिकता सिद्धांत, ये भी उनकी बात उनके सिद्धांत की, नैतिक विकास सिद्धांत की बात कही गई थी। ये तीनों, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा। 5 का ए नहीं, 5 का ए नहीं होगा। ये इनके सिद्धांत की बात है कि उन्होंने पारस्परिक संबंध की बात करी, व्यक्तिगतवाद की बात करी कि बच्चा खुद में अकेले में भी बात करता है, उसके द्वारा भी उसके नैतिक विकास होते हैं। सार्वभौमिकता, सभी को देखते हुए सोचते हुए भी बात करता है, तो ये भी होगा। जो उनके सिद्धांत की बात कही गई थी वो ये था, जो राइट आंसर हमारा होगा कि सामाजिक संविदा और सामाजिक अधिकार जो होगा वो हमारा आंसर सही होगा। डेजी रानी हैं वो सही बता रही हैं, ज्योति भी सही बता रही हैं, साइन भी सही बता रही हैं। हाँ, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है, सी। ठीक है, कि सामाजिक संविदा और सामाजिक अधिकार की बात उनके सिद्धांत में नहीं कही गई, ये आपकी वाइगोट्स्की जी के सिद्धांत में बात कही गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अनुभूति का कारक नहीं माना जाता है। यानी जो हम अभी चैप्टर पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या चीज है जो कॉम्बिनेशन से प्रभावित नहीं होती है, यानी अनुभूति जो भावनाएं होती है उसे इफेक्ट नहीं करती हैं। भय, पीछे हटना, क्रोध या भूख। जो हमारा कॉम्बिनेशन और इमोशन एक दूसरे को इफेक्ट करता है, इन दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है एक दूसरे पर। तो यहाँ पे जो इनमें से कौन सा एक कारक है जो इसको इफेक्ट नहीं करता है, निम्नलिखित में से किसे अनुभूति का कारक नहीं माना जा सकता है, जिसकी वजह से हम कुछ महसूस नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा आप सभी। 6 का डी। भूख तो करेगा ही कॉम्बिनेशन। जब भूख लगती है तो हम किसी चीज को ढूंढते हैं, करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हम किसी चीज, हमको पता है कि भूख क्या है, हम उसको जान रहे हैं, तो ही तो हमारा संवेग काम कर रहा है।
क्रोध, गुस्सा हो रहे हैं, तो ये भी हमें पता है कि क्रोध कब करना है, ये भी हमारे संज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। भय की बात करें तो ये भी हमारे संज्ञान से जुड़ा हुआ है कि हमें कब डरना है, क्या करना है, हम किस चीज़ से डरते हैं, ये किससे समझते हैं? अपने माइंड से ही तो समझते हैं। इसलिए कॉग्निशन और इमोशन चैप्टर एक साथ डाला गया और ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बी होगा। जो लोग डेज़ी रानी बोल रही हैं बी, तो ये सही है। डी नहीं होगा। हंगर तो हमारा एक संवेग है ही है, आपको पता है, और ये हमारे कॉग्निशन से जुड़ा होता है। जो पीछे हटना एक प्रक्रिया होती है, एक क्रिया होती है। तो ये इससे हमारे कॉग्निशन और इमोशंस का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो पीछे हटना जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 6 का बी। हाँ, अभी सभी लोग बी देने लगे। सी नहीं होगा, बी होगा। एंगर भी हमारा एक संवेग है, और संवेग क्रोध कब करना है ये भी हमारे दिमाग पे ही डिपेंड होता है। हम अपने संज्ञान, अपनी क्रियाओं से ही जानते हैं कि किस क्रिया से हमें गुस्सा आती है, क्या करना है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से रिलेट होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। पीछे हटना ये कोई संवेग या कॉग्निशन नहीं है। डी नहीं होगा। हंगर भूख है। भूख अनुभूति का एक कारक नहीं माना जा सकता। जब हमें भूख, तो हम फील करते हैं, महसूस तो करते ही हैं कि भूख लगता है, तो हम उसके आगे उस चीज को ढूंढना, खाने के लिए खोज करते हैं। भूख लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। तो ये चीजें एक दूसरे से इफेक्ट करती हैं, रिलेट करती हैं। हाँ, बी होगा। आरती कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि एक आदर्श शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? शिक्षण विधियों पर, पढ़ाए जा रहे विषय पर, छात्रों और उनके व्यवहार पर, या इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आप सब आंसर करिए कि एक आदर्श शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर करना चाहिए? शिक्षण विधियों पर, पढ़ाए जा रहे विषय पर, छात्रों और उनके व्यवहार पर, या इन सभी पर। जल्दी आंसर करिएगा आप लोग। जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है क्लास में, तो उसके टीचिंग मेथड्स क्या हैं, उस पे उसको ध्यान देना ही है। दूसरी, अगर हम बात करें कि पढ़ाए जा रहे विषय पर, तो पढ़ाए जा रहे विषय पर अगर ध्यान नहीं देगा तो पढ़ाएगा कैसे? दूसरी, अगर हम बात करें कि छात्रों और उनके व्यवहार पे, उसके क्लास में उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर उस पे ध्यान नहीं देगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी कहाँ से? तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है कि शिक्षक क्या है, उसको हर चीज पर ध्यान देना है, हर चीज को अपने क्लास में ऑब्जर्व करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। आंसर सही है शाहीन प्रतीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? यानी जब हम असेसमेंट क्लास में जब पढ़ा रहे हैं, उस समय अगर हम कहें कि क्या चीज जो हम करें क्लास में वो सही नहीं है, तो ओरल क्वेश्चन पूछना, एमसीक्यू कराना, असाइनमेंट देना, या प्रोजेक्ट करना, जब हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट कर रहे हैं, तो उस समय कौन सा एक उपकरण हमारे लिए नहीं होना चाहिए उस समय बच्चों को असेस करने के लिए? तो आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है जब हम स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? Which of the following is not considered as a tool of formative assessment? ये कब होती है? हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होती है, जब हम कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के दौरान जब उस समय हम असेसमेंट करते हैं, ये उस समय की बात हो रही है। तो उस समय क्या चीज हमें नहीं करनी, कौन सा मेथड है जो सही नहीं है? 7 का आंसर करिएगा आप लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा आप लोग। टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी जल्दी करिए। 8 का डी। सभी डी बोल रहे हैं। नहीं। मौखिक प्रश्न, जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, असेसमेंट करेंगे, तो मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। जितना हमने पढ़ाया, ये क्या होता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस समय ये असेसमेंट करते हैं, तो उस समय हम कुछ क्वेश्चन ओरली बच्चों से पूछ लेते हैं कि बच्चों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये करेंगे। असाइनमेंट भी दे सकते हैं कि जो चैप्टर हमने पढ़ा, कल इसके बारे में कुछ लिख के ले आना, ये भी एक हो गया।
प्रोजेक्ट जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया हम प्रोजेक्ट लास्ट में नहीं कराते हैं, बीच में ही जब अपने पढ़ाते हैं उसके दौरान ही हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जिस टॉपिक से संबंधित है वो कराते हैं। लेकिन एमसीक्यू जो होता है ये हम कब कराते हैं, एंड ऑफ द सेशन, यानी पूरा जब सेशन खत्म हो जाता है उस समय हम ये एग्जाम लेते हैं। तो जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा एमसीक्यू। हम जब असेसमेंट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जब हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है उस समय हम एमसीक्यू नहीं कराते हैं। हम ओरली क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेते हैं जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, असाइनमेंट करा सकते हैं, उस टॉपिक पे कुछ दे सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेट, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें औजार से संबंधित कोई एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ये हमारा असेसमेंट होता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझाना है और कितना वो समझ चुके हैं। तो एमसीक्यू जो होगा वो नहीं होगा सही हमारा असेसमेंट के लिए जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट यहाँ तक? माधव सिंह जो जवाब दिए हैं इट का बी वही सही है, बाकी लोग डी दिए हैं वो गलत है आंसर। चलिए, पीयर ग्रुप शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो हम समूह की बात करते हैं वो समूह क्या होता है, समूह किसको कहते हैं? एक ही पेशे के लोग होते हैं, मित्र और परिचित होते हैं, परिवार के सदस्य और रिश्तेदार होते हैं, या ये सभी होंगे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा आप सब कि पीयर ग्रुप शब्द से आप क्या समझते हैं। जो पीयर ग्रुप की बात हम करते हैं, एक समूह की बात करते हैं, समूह कैसे होते हैं? एक पेशे के लोगों को समूह कहते हैं, मित्र या परिचित को समूह बोलते हैं, परिवार या सदस्य या रिश्तेदारों का एक समूह को बोलते हैं, या ये सभी होते हैं? जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ये आपका 9 का यानी डी, सभी सही होगा, क्योंकि एक समूह, एक पेशे में जो लोग होते हैं वो भी समूह बनाते हैं। मित्र और परिवार जो एक फ्रेंड सर्किल कहते हैं वो भी एक एज के होते हैं, जो परिचित होते हैं वो भी समूह में होते हैं, उनको भी हम समूह बोलते हैं। परिवार के सदस्य को तो हम समूह बोलेंगे जो एक परिवार का समूह है। हाँ, तो जो सही जवाब होगा वो हमारा डी होगा, जो डेजी रानी बोल रही हैं वो सही है, 9 का डी। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। जो 10 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं कि पाठ्यक्रम लचीलेपन की अवधारणा का रूपांकन लाभ उठाना है क्या होता है, यानी जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए करते हैं, विकलांग विद्यार्थियों के लिए करते हैं, या आरक्षित जाति के लिए, या ये सभी के लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर करिएगा कि पाठ्यक्रम लचीलेपन की अवधारणा का रूपांकन का लाभ उठाना है। जो करिकुलम को हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं वो किन छात्राओं के लिए करते हैं? विकलांग छात्रों के लिए करते हैं, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए करते हैं, या आरक्षित जातियों की, या ये सभी होंगी? जो हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है फ्लेक्सिबिलिटी की बात, जो करते हैं हम विकलांग विद्यार्थियों के लिए होते हैं, यानी जो किसी तरह से शिक्षण को अधिगम को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं या उनमें असमर्थता प्रदर्शित होती है, उनके लिए हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम लचीला बनाते हैं ताकि उन चीजों को उनको समझने में इजीली हो, वो इजी उस चीज को समझ सके। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विकलांग विद्यार्थियों के लिए। अल्पसंख्यक विद्यार्थी यानी जिनकी संख्या कम हो, आरक्षित जाति यानी कि जो बहुत लिमिटेड हो, आरक्षण जिनको प्राप्त हो, ऐसे लोगों के लिए हम पाठ्यक्रम लचीला नहीं बनाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि पाठ्यक्रम को बच्चों के हिसाब से देखना ताकि वो किसी चीज को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। तो जो विकलांग विद्यार्थी होते हैं, जो किसी तरह से कह सकते हैं शारीरिक दोष से इफेक्ट करता है, उन्हें प्रभावित है, किसी को सुनने, देखने या किसी तरह से समझने में कह सकते हैं दिक्कत होती है, उनके लिए हम पाठ्यक्रम को लचीला बनाते हैं ताकि वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ सके और उनके लिए जो कह सकते हैं सब्जेक्ट की जो डिफिकल्टी हो उसको हम कम कर सके। तो जो सही आंसर होगा वो हमारा विकलांग विद्यार्थियों के लिए होगा। जहां तक मुझे उम्मीद थी कि सभी इसमें आप सब ये सभी ही देंगे, लेकिन आप सबने वैसे ही आंसर किया। डी ये सभी नहीं होगा, जो सही आंसर होगा वो हमारा विकलांग विद्यार्थी होगा। रोहित कुमार ने सही जवाब दिया है और डेजी रानी ने भी सही जवाब दिया। प्रतीक्षा, हाँ, आप लोगों का जवाब सही आ रहा है, ए होगा विकलांग विद्यार्थियों के लिए। यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो एक चलते हैं, एक समस्यात्मक बच्चे को
जो कह सकते हैं बच्चे में जो समस्या उत्पन्न होती है वो किस वजह से उत्पन्न होती है? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अभिभावकों के लाड प्यार से वो समस्यात्मक हो जाते हैं, या वंशानुगत क्रियाओं से समस्याएं हो जाती हैं, या बुद्धि से संबंधित समस्याएं होती हैं, या शारीरिक समस्याएं होती है, जो समस्यात्मक बालक कहे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सैड होने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने आंसर आते रहेंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करते चल रही हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा आप लोग, कि बच्चे में समस्या कब उत्पन्न होती है, वो समस्यात्मक व्यवहार किस वजह से ज्यादा दिखाने लगते हैं? अभिभावकों के लाड प्यार की वजह से, वंशानुगत समस्याओं से, बुद्धि संबंधी समस्याएं से, या शारीरिक समस्याओं की वजह से? नहीं, बच्चों में अगर हम बात करें तो जो समस्या उत्पन्न होती है अभिभावकों के ज़्यादा लाड प्यार की वजह से होती है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें बुद्धि से संबंधित कुछ समस्याएँ हैं या शारीरिक रूप से समस्याएँ हैं। जो शारीरिक रूप से समस्याएँ होंगी, उनकी कुछ दूसरी ही प्रॉब्लम होगी, वो शारीरिक रूप से चीज़ों को समझने करने में दिक्कत पेशा करेंगे। और समस्यात्मक बच्चे जो कहेंगे हम, वो वंशानुगत भी नहीं होते हैं कि उनको पीढ़ी से मिला है वो समस्या। ऐसे बच्चे माता-पिता के ज़्यादा प्यार दुलार की वजह से बिगड़ जाते हैं और वो मिसबिहेव करने लगते हैं। ज़्यादा ही लाड प्यार, क्या हम लोगों ने बहुत सुना है कि बहुत लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया। जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने अपने लाइफ में, जीवन में ये चीजें बहुत अनुभव की। हर चीज जो आप लोगों ने सोचा कि माँ बाप के लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया। हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोग भी बहुत सुनते हैं कि बहुत ज्यादा तुम्हारे केयर ने, बहुत ज्यादा प्यार ने तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ दिया। तो यहाँ जो सिंपल क्वेश्चन था कि बच्चा प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, वो ज्यादा कब बनता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो यही होगा कि अभिभावकों के ज्यादा लाड प्यार की वजह से बच्चे ऐसे मिसबिहेव करने लगते हैं। तो हेरिडिटी इसमें बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि हेरिडिटी से हमारा मेंटल बुद्धि इफेक्ट कर सकता है, या हमारा शारीरिक कोई ऐसा दोष हो वो कर सकता है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हम मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो हमारे वंशानुगत या बुद्धि की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। यदि कोई लड़की नियमित रूप से स्कूल नहीं आती तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और एक बच्चा जो नियमित आपके स्कूल में टाइम से नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई कष्ट नहीं होगा, उसका नाम काट देंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, या माता पिता से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे? जल्दी से आंसर करिए आप सब। और लास्ट में जाते जाते मैं ये भी बोलूंगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जितने लोग मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, है ना? वो जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक टीचर होने के नाते तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं और चीजें अच्छी हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आराधना, डेजी, पार्थ, संगीता, बिल्कुल सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। तो ये हमारा पेडागोजी सेक्शन होता है। मैंने हर सेक्शन को लेकर एक एक क्वेश्चन आज किया है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो मंडे से हम फिर एक नए टॉपिक से मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न करेंगे। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बने रहिए मेरे साथ क्लास में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत होती हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे करिए, या कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, क्या चीजें आपको पढ़नी है, या आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप उसको फीडबैक जरूर दीजिए अपना, कि आपका फीडबैक कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं कि क्लास को कैसे ज्वाइन करना है। ये यूजीसी नेट के लिए फ्री क्लासेस चलना फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको नोट्स की भी जो भी क्यूरी है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको नोट्स से जितनी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया या किसी प्रकार की दिक्कत है। कुछ भी हो आप उसको रिप्लाई, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर। बाय बाय आप सभी को।
संस्कृत की क्लास के लिए अगर आपको चाहिए तो हमारे सीटेट बैच में अभी संस्कृत की क्लास नहीं है। आपको सीटेट क्लास चाहिए तो आप नीतू चौधरी मैम की क्लास संस्कृत की चलती है यूट्यूब पे, आप उनकी क्लास को ज्वाइन करिए। वो संस्कृत की क्लासेस लेती हैं, आप वहाँ से संस्कृत की क्लासेस कर सकते हैं। पहले वो मैम इस पर ही कराती थी, बट अभी वो अलग से अपना करा रही हैं। अगर आपको इस क्लास की क्वेरी है तो मैं उनसे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाके वहां से संस्कृत की क्लास कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप नीतू चौधरी का नाम सर्च करेंगे तो आपकी संस्कृत की क्लास, उनकी प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, आप वहां से संस्कृत की क्लास कर सकते हैं। ठीक है पार्थ? तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय आप सभी को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।